ये 10th का ज्योमेट्री जो तुम लोग पढ़ोगे सर्किल, तो इसमें पार्ट 5 तक हम बेस ही बतला दिए हैं सर्किल का। अभी इसमें 5 पॉइंट है, इसको समझ लोगे तो सर्किल को समझना, इस पर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आराम से समझोगे। तो टॉपिक है संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसका एक और केवल एक केंद्र होता है, यानी केंद्र एक एवं वृत्त अनेक। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। ये सी सेंटर है केंद्र, तो इसकी त्रिज्या मान लो CA 2 सेंटीमीटर है। फिर हम अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा त्रिज्या ले, एक वृत्त खींचे, ये कैसा वृत्त है, 1 2 3, इसका त्रिज्या CA R1 हुआ। फिर मान लो दूसरे का R2 हुआ CB, तीसरे का R3 हुआ। तो इस आकृति में केंद्र एक है और वृत्त 1 2 3, यानी ऐसे वृत्तों का समूह जिसमें कम से कम 2 वृत्त हो, अधिक जितना हो सके, लेकिन केंद्र एक हो। तो वृत्तों के ऐसे समूह को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक ही केंद्र वाले एक से अधिक वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। है ना, छोटी सी बात है। अब जैसे R2 त्रिज्या वाला वृत्त जो है, ये R1 त्रिज्या वाला वृत्त हो गया, CA त्रिज्या हुआ जिसका R1 त्रिज्या है, ये R2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक R2 है। तो देखो CA ऐसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आया, फिर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आया। मान लेते हैं CA, इसको B मानो, इसको D मानो, तो ये R1 हुआ। फिर यहाँ C से B तक क्या हुआ, R2 हुआ। C से D तक R3 हुआ। यानी केंद्र एक एवं वृत्त अनेक, 2 या 2 से अधिक वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसका एक और केवल एक केंद्र होता है। ये सिंपल चीज है। वृत्तखंड पर आओ। मान लो ये कोई सर्किल है, कोई भी जीवा, एक जीवा खींचेंगे AB, तो ये AB जीवा इस संपूर्ण वृत्त को, सी केंद्र वाले वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। एक भाग हुआ ये छोटा सा भाग, एक भाग हो गया ये वाला। तो कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्त का खंड हो गया, खंड मतलब टुकड़ा। इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये आकृति ऐसे बनेगी। ये इस वृत्त का ये टुकड़ा अलग कर लिए, छोटा टुकड़ा, तो ये हो गया तुमको छोटा टुकड़ा है, तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। और बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की परिभाषा, कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड। मान लो यहाँ से एक सरल रेखा गुजरे जो कि व्यास है MN। इसको चलो हम लोग मिटा देते हैं। व्यास किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है और समान भागों में बांटती है। तो नीचे वाला अर्धवृत्त हुआ,
वृत्त का तो खंड हो गया। तो व्यास किसी भी वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटता है, यानी जिसका क्षेत्रफल समान होता है, यानी समान क्षेत्रफल वाले भाग में वृत्त को बांटने वाला कौन सी रेखा होती है? व्यास, है ना। तो वृत्त खंड का अर्थ समझ गया ना। एक होता है त्रिज्या खंड, ये हुआ वृत्त खंड। त्रिज्या खंड का निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा होगा और वृत्त खंड का निर्माण जीवा के द्वारा होता है। ये सी केंद्र वाला वृत्त है। तो जिधर से हम लोग चाहे एक जीवा खींच सकते हैं। अगर यहाँ ये जीवा हुआ तो ये जीवा, इसका ए बी नाम रख देंगे। तो ए बी जीवा सी केंद्र वाले वृत्त को दो भागों में बांटता है। छोटे वाले भाग का नाम याद रखना लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले का दीर्घ वृत्तखंड। इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं। संकेंद्रीय वृत्त, वृत्तों के उस समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिसका एक और केवल एक केंद्र होता है। यही केंद्र वाले वृत्तों का समूह संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। इसमें देखो एक ही केंद्र है ना। तो ओ ए त्रिज्या वाला, ओ ए को R1 माने हैं, एक R1 त्रिज्या वाला वृत्त है जिसका केंद्र O है। फिर ये दूसरा वृत्त जो हो गया उसका R2 त्रिज्या, तीसरे का R3 त्रिज्या, लेकिन केंद्र एक है। तो केंद्र एक एवं वृत्त अनेक संकेंद्रीय वृत्त की विशेषताएं हैं। वृत्तखंड, कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड तथा बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड। चित्र में भी स्पष्ट है। ओ केंद्र वाला वृत्त में ये वाला ए बी जीवा हुआ जो संपूर्ण वृत्त को दो भागों में बांटता है। एक ये रंगीन भाग, एक उजला वाला। उजला वाला बड़ा है तो ये दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाला रंगीन भाग जो है ये लघु वृत्तखंड। ये देखो ए बी व्यास है, सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। तो सबसे बड़ी जीवा जो व्यास होती है किसी भी वृत्त को दो समान वृत्तखंड में विभाजित करता है। इसको तो लोग जल्दी उतारो। तो वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में थोड़ा सा अंतर है। वृत्तखंड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जीवा के द्वारा। कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड। इसमें देखो त्रिज्या की भूमिका नहीं है। केंद्र O को अगर हम A से मिलावे तब ये त्रिज्या होगा। तो वृत्तखंड के निर्माण के लिए जीवा का होना आवश्यक है। त्रिज्या खंड में क्या होता है? त्रिज्या खंड का निर्माण दो त्रिज्याओं के द्वारा होता है। जैसे सी केंद्र वाले वृत्त में ये रंगीन भाग भी त्रिज्या खंड हुआ जिसमें CA और CB दो त्रिज्या नहीं रहेगा तो त्रिज्या खंड का निर्माण नहीं न होगा। तो ये हो गया लघु त्रिज्या खंड, ये उजला वाला दीर्घ त्रिज्या खंड। इसमें देखो तो कहीं पर जीवा का नामो निशान नहीं है। इसमें जीवा के द्वारा वृत्त दो भाग में बांटता है। इसमें त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्या खंड का निर्माण होता है, यानी दो त्रिज्याएं त्रिज्या खंड का निर्माण होता है, तब ये वृत्त दो भागों में बढ़ता है। लेकिन इसमें वृत्तखंड में एक जीवा वृत्त को दो भाग में बांट देता है। दूसरा डिफरेंस, वृत्तखंड केंद्र पर कोण का निर्माण नहीं करता है, नहीं कर रहा है। ये जो वृत्तखंड है केंद्र पर कोण नहीं बनाता है। त्रिज्या खंड क्या करता है? त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्या खंड का निर्माण होता है। तो केंद्र पर देखो कोण ACB अल्फा मान लिए हैं। तो यही दो मेन डिफरेंस है। हिसाब बनाओगे तो ये सब कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये हो गया वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में अंतर। इसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसे मान लो ये वृत्तखंड है, O केंद्र वाला,
ये तुमको लघु वृत्तखंड है। तो ये देखो ए बी जीवा हुआ, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए को और बी को केंद्र से मिला दो। तो बोलो ये संपूर्ण आकृति को क्या कहेंगे? अब ये त्रिज्याखंड बन गया ओ ए बी, दो त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये पूरा जो है इसको हम दूसरे रंग से रंग देते हैं। त्रिभुज ओ ए बी एक त्रिभुज है और पूर्ण आकृति को लोग ए ओ ए, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं सी, ओ ए सी बी, ये त्रिज्याखंड हुआ। त्रिज्याखंड ऐसे होता है जी। मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र है डी, तो देखो ये त्रिज्याखंड हो गया, होगा। त्रिज्याखंड में डी ए बी त्रिज्याखंड हुआ। अगर ए बी को मिला दे तो ये वाला पोर्शन वृत्तखंड हो गया। तो ये हुआ वृत्तखंड और ये संपूर्ण आकृति, ये तो त्रिज्याखंड हुआ। तो किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो घटा दो। बात को समझा? जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसको अभी हम रंग रहे हैं, ये हो गया वृत्तखंड। एक बिंदु चलो हम लोग डी मान लेते हैं। तो ए डी बी यानी वृत्तखंड ए डी बी हुआ। मान ली वृत्तखंड तो जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो ए डी बी का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड डी ए, इसको दूसरा बिंदु मान लेते ई मान लेते हैं, ए ई बी यानी वृत्तखंड ए ई बी का क्षेत्रफल, ए ई बी का क्षेत्रफल, इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल। ये सादा है, त्रिभुज रंगीन नहीं है। तो हम लोग वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड ए ई बी का क्षेत्रफल, ए ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड डी ए ई बी का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल यानी एरिया डी ए बी निकल गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। त्रिज्याखंड के द्वारा केंद्र पर मान लो ये अल्फा कोण बनाया गया है। तो ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया डी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया डी ए बी। तो ये त्रिभुज किस टाइप का बनता है? तो देखो डी ए और डी बी ये दोनों त्रिज्या हो गया, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। कभी कभी ऐसा रहता है जो ये समबाहु त्रिभुज की भी आकृति हो जाती है। तो एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस पर आधारित हिसाब है। फिलहाल जान गया ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो जीवा वृत्त का निर्माण करेगा वो जीवा के दोनों बिंदु को केंद्र से मिला दो तो एक त्रिभुज बनेगा। जब ये त्रिभुज बनेगा तो हम लोग को ये ओ ए सी बी, वास्तव में ये तो त्रिज्याखंड हो गया।
तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाता है। समझ गया तरीका? लिख दिए हैं तो इसको समझना आसान है, बतला ही दिए हैं। अब इसमें देखो, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जोड़ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस आधार पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद जो है तुमको 3 पॉइंट बच रहा है, पार्ट 7 में समाप्त करके 10th का ज्योमेट्री सर्किल चैप्टर स्टार्ट करेंगे।